बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 4 द्विघात समीकरण भाग 10 में आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 4.3 की प्रश्न संख्या 9 से 11 तक की। देखिए प्रश्न संख्या 9, इसमें हमसे कहा गया है दो पानी के नल एक साथ एक होज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से होज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। दोनों नल अगर अलग अलग होज को भरें तो कितना समय लगेगा, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए हल में हम लिखेंगे सबसे पहले माना कि छोटे व्यास वाले नल को होज को भरने में x घंटे लगते हैं। वह कितने समय में भर देता है? x घंटे में होज को भर देता है। कौन? छोटे व्यास वाला नल। अतः बड़े व्यास वाला नल होज को x - 10 घंटों में भर देगा। क्योंकि प्रश्न में बच्चों प्रश्न में हमसे कहा गया था कि बड़े व्यास वाला नल छोटे व्यास वाले या कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है होज को भरने में। इसलिए हमने लिखा है कि वो कितना लेगा? x - 10 घंटे लेगा। देखिए हम निकालेंगे दोनों नलों की इकाई क्षमता, अर्थात 1 घंटे में वह कितना होज भरते हैं, ये हम ज्ञात करेंगे। इकाई क्षमता कैसे निकालते हैं? क्योंकि इकाई क्षमता का सूत्र होता है बच्चों, जितने कार्य किए गए हैं उसमें हम लगा देते हैं कार्य करने में लिए गए समय का। हमें कितने कार्य करने हैं? एक ही कार्य करना है, होज को भरने का। होज को भरने का एक कार्य छोटे व्यास वाला नल कितने समय में करता है? x घंटे में। बड़े व्यास वाला नल कितने समय में करता है? x - 10 घंटे में। अतः इसलिए छोटे या कम व्यास वाले नल की इकाई क्षमता वो हो जाएगी 1/x तथा बड़े व्यास वाले नल की इकाई क्षमता ये हो जाएगी हमारे पास 1/x - 10। ठीक है, दोनों की अलग अलग हमने इकाई क्षमता निकाल ली है। फिर देखिए क्योंकि दोनों नल, प्रश्न में हमसे कहा गया है दोनों नल 9 सही 3/8 घंटों में होज को भर सकते हैं। अतः दोनों नलों की इकाई क्षमता भी निकाल लेंगे हम। दोनों नलों की इकाई क्षमता कैसे निकालेंगे? कार्य बटे समय। समय है 9 सही 3/8। ठीक है, इकाई क्षमता कैसे निकालेंगे? कार्य बटे समय। दोनों नल मिलके कितना कार्य कर रहे हैं? एक। कौन सा? होज भरने का। कितना समय ले रहे हैं? 9 सही 3/8।
यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास 1/75/8 और ये आपको मिल जाएगा 8/75। दोनों नलों की इकाई क्षमता किसके बराबर होगी? 8/75 की। दोनों नलों की इकाई क्षमता क्या है? 1/x और 1/x-10। अतः हम लिख देंगे, अतः ये 1/x और 1/x-10 का योगफल बराबर होगा 8/75 के। एलसीएम लेके हल कर लीजिए बच्चों। x और x-10 का एलसीएम आएगा x गुणा x-10। ये हो जाएगा x-10 प्लस x बराबर 8/75। वज्र गुणा कर लीजिए तो देखिए ये तो गुणा हो जाएगा 8 से, तो 8 गुणा x बराबर होगा 75 गुणा 2x-10। 75 गुणा 2x-10। क्यों? क्योंकि देखिए ये हो जाएगा x और x 2x-10, 2x-10 गुणा किससे हो जाएगा? इस 75 से। यहाँ से हमें मिलेगा 8x² - 80x बराबर 150x - 750। 75 को अंदर गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा करेंगे 150 आएगा, 10 से गुणा करेंगे 750 आएगा। देखिए सबको इधर ले आइए, ये हो जाएगा 8x² माइनस 80x माइनस 150x, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का 750 बराबर 0। यहाँ से हमें एक द्विघात समीकरण मिलेगी 8x² माइनस 230x प्लस 750 बराबर 0। पूरी समीकरण में 2 का भाग लगा जाएगा, 2 उभयनिष्ठ लेकर उधर 0 में भाग लगा देंगे तो ये समीकरण बदल जाएगी 4x² माइनस 115x प्लस 375 में, बराबर में क्या चल रहा है? 0। इसे हल कर लेंगे हम गुणनखंड विधि से। तो देखिए गुणनखंड विधि, द्विघात समीकरणों को हल करने की गुणनखंड विधि से मैं इस समीकरण को हल करूंगा। क्या करते हैं इसमें? a गुणा c 4 गुणा 375, 4 गुणा 375 आ जाएगा 1500। 1500 प्लस का आया है, इसलिए इसके ऐसे 2 गुणनखंड ज्ञात करेंगे जिनको जोड़ने पर 115 है। तो सिंपल है, हो गया 100 गुणा 15। जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा? 115। 115 की जगह हम लिख देंगे 100 प्लस 15 और हमारे पास आ जाएगा 4x² माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 बराबर 0। प्रथम 2 में से 4x उभयनिष्ठ ले लीजिए, x माइनस 25 बच जाएगा। अंतिम 2 में से माइनस 15 उभयनिष्ठ ले लीजिए, x माइनस 25 बच जाएगा बराबर 0। यहाँ से x माइनस 25 को जब हम उभयनिष्ठ लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 25 गुणा 4x माइनस 15 बराबर 0। अतः x के 2 मान आ जाएंगे। देखिए अतः x के 2 मान आ जाएंगे, x बराबर 25 या 15/4। स्थिति 1 देखिए, केस 1, यदि हम क्या लें? x का मान 15/4 लें, तब x का मान 15/4 लें, तब देखिए छोटे व्यास वाले नल को होज भरने में लगा समय वो हो जाएगा 15/4 घंटे, अर्थात 3.75 घंटे। कितने? 3.75 घंटे। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में x किसको माना था बच्चों? छोटे या कम व्यास वाले नल को होज को भरने में लगा समय। देखिए हमने माना था
कि छोटे व्यास वाला नल होज को x घंटे में भर देता है। हमारे पास x का मान क्या है, x का मान है 15/4 या 3.75। तो छोटे व्यास वाला नल होज को 3.75 घंटे में भर देगा, तथा बड़े व्यास वाला नल, बड़े व्यास या ज़्यादा व्यास वाले नल को होज भरने में लगा समय वो हो जाएगा इससे 10 घंटे कम। 3.75 में से 10 घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 6.25 घंटे। क्या होज भरने में लिया गया समय ऋणात्मक हो सकता है? नहीं ना, तो हम लिख देंगे जो कि संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। 0 से भी कम समय थोड़ी ले सकता है, इसलिए ये संभव नहीं है। फिर हम बात करते हैं x के दूसरे मान पर, केस 2। यदि x का मान 25 है तब, अगर हम x का मान 25 लें तब देखिए छोटे व्यास वाले नल को होज भरने में लगा समय, होज भरने में लगा समय वो हो जाएगा 25 घंटे। कितना? 25 घंटे। तथा बच्चों बड़े व्यास को कितना लगेगा? इससे 10 घंटे कम, अर्थात 15 घंटे। तो लिख देंगे तथा बड़े व्यास वाले नल को होज को भरने में लगा समय वो हो जाएगा 25 से 10 घंटे कम, अर्थात 15 घंटे। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। यही हमारा अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हल कर लेंगे हम प्रश्न संख्या 9 को। सबसे पहले हम मानेंगे कि छोटे व्यास वाला नल x घंटे में भर देता है, इसलिए बड़े व्यास वाला नल कितने घंटे में भरेगा? x - 10 घंटे में। दोनों का समय हमें पता है, इसलिए कार्य बटे समय करके इकाई क्षमता निकालेंगे। इन इकाई क्षमताओं का योगफल किसके बराबर होगा? दोनों नलों की इकाई क्षमता के बराबर। वो कितनी है? 8/75। वहाँ से हमें एक द्विघात समीकरण मिलेगी, जिसके 2 हल हमें मिलेंगे, 25 और 15/4। दोनों हलों के सहायता से हम मान निकालने की कोशिश करेंगे। छोटे नल द्वारा होज भरने में लिया गया समय और बड़े नल द्वारा होज भरने में लिया गया समय। तो x का मान 15/4 तो संभव नहीं है, क्योंकि फिर बड़े व्यास वाले नल को होज भरने में लगा समय ऋणात्मक आता है। केस 2 में x का मान 25 हमारे लिए क्या है? ग्रहण करने योग्य है, इसलिए x का मान 25 लेने पर छोटे व्यास वाला नल तो होज को कितने समय में भरेगा? 25 घंटे में। और बड़े व्यास वाला नल होज को कितने समय में भरेगा बच्चों? 15 घंटे में। 25 से 10 कम कर लेंगे तो 15 घंटे। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न बच्चों। प्रश्न संख्या 10। मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। यदि मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। क्या कहा गया है? मैसूर और बेंगलोर के बीच की 132 किलोमीटर की दूरी अगर हम सवारी गाड़ी से चलें और एक्सप्रेस गाड़ी से चलें तो समयों का अंतर कितना आता है? 1 घंटा। ये 1 घंटा कम समय लेगी, ये 1 घंटा इससे 1 घंटा ज़्यादा लेगी। ठीक है, फिर यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल, औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए,
हल में लिखेंगे बच्चों, माना कि सवारी गाड़ी की औसत चाल, हम सवारी गाड़ी की औसत चाल मान लेंगे, सवारी गाड़ी की औसत चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सवारी गाड़ी की औसत चाल कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटा। अतः एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल कितनी हो जाएगी, देखिए एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल वो हो जाएगी सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, अर्थात x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न में हमसे कहा गया है ना कि जितनी सवारी गाड़ी की चाल है उससे 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल है एक्सप्रेस गाड़ी की। फिर देखिए, क्योंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, इसलिए सवारी गाड़ी को 132 किलोमीटर चलने में लगा समय, सवारी गाड़ी का समय निकाल लेंगे हम, वो हो जाएगा दूरी 132 बटे चाल कितनी है x। ठीक है, तो 132 बटे x घंटे, ये क्या आ जाएगा, सवारी गाड़ी द्वारा 132 किलोमीटर चलने में लिया गया समय, तथा एक्सप्रेस गाड़ी को 132 किलोमीटर चलने में लगा समय, वो भी हम निकालेंगे, दूरी 132 बटे चाल, एक्सप्रेस की चाल कितनी है x प्लस 11, तो ये हो जाएगा 132 बटे x प्लस 11 घंटे। अब प्रश्नानुसार, अब देखिए प्रश्नानुसार इन दोनों समयों का अंतर कितना है, 1 घंटा। सवारी गाड़ी का समय ज़्यादा है, तो जब हम सवारी गाड़ी के समय 132 बटे x में से 132 बटे x प्लस 11 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। ऐसा ही कहा गया था प्रश्न में, दोनों गाड़ियों के बीच जो समय लेती है 132 किलोमीटर यात्रा करने में कितने का अंतर है, 1 घंटे का अंतर है। 1 घंटे का अंतर है ना, तो हम करेंगे सवारी गाड़ी के समय में से घटा लेंगे किसको, एक्सप्रेस गाड़ी के समय को, तो हमारे पास आ जाएगा 1। फिर देखिए, अब हम क्या करेंगे, 132 को ले लेते हैं उभयनिष्ठ, अंदर बच जाएगा 1 बटे x माइनस 1 बटे x प्लस 11 बराबर में 1। ये हो जाएगा 132, लघुत्तम ले लें x और x प्लस 11 का, तो x गुणा x प्लस 11 आ जाएगा, और यहाँ बन जाएगा x प्लस 11 माइनस x बराबर में 1। तो ये हो जाएगा 132 गुणा 11 बटे, देखो x कट गया, 11 बचा, तो 132 गुणा 11 बटे x स्क्वायर प्लस 11x बराबर में 1। अब कर लीजिए वज्र गुणा, ये बटे वाली संख्या उधर जाके गुणा हो जाएगी, तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x बराबर 132 गुणा 11 कर लीजिए, 11 दूनी 22, हासिल 2, 11 तिया 33 और 2 35, हासिल 3, 11 एकम 11 और 3 14, 1452 आ जाएगा। उसको इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। मिल गई एक द्विघात समीकरण। हल कर लेंगे हम इसे भी, किस विधि से, गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि लगाऊंगा बच्चों, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले a गुणा c करते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक a, अचर पद c
गुणा करोगे तो आ जाएगा माइनस में 1452। इसके ऐसे दो गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे जिनको घटाने पर क्या आए, 11 आए। तो देखिए 44 गुणा 33 हो जाएगा क्या, 44 गुणा 33। 44 में से 33 घटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा, और इन दोनों का गुणनफल होता है 1452। लिख देंगे 11x की जगह हम एक्स स्क्वायर प्लस 11x की जगह 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर 0। प्रथम दो में से x उभयनिष्ठ ले लें, x प्लस 44 आ जाएगा। अंतिम दो में से 33 उभयनिष्ठ ले लें, x प्लस 44 ये भी बच जाएगा बराबर में 0। x प्लस 44 को भी उभयनिष्ठ ले लें बच्चों, तो हमारे पास आएगा x प्लस 44 और x माइनस 33 बराबर 0। अतः x के दो मान हमें प्राप्त हो जाएंगे, x बराबर 33 या माइनस 44। क्योंकि x क्या है बच्चों, x सवारी गाड़ी की चाल है, सवारी गाड़ी की औसत चाल है। अतः x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता, x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है। इसलिए x बराबर कितना, केवल 33। x का मान क्या लेंगे हम, 33 लेंगे। अतः सवारी गाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी की औसत चाल, सवारी गाड़ी की औसत चाल कितनी हो जाएगी, हमने मानी थी x, अर्थात 33 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक्सप्रेस गाड़ी की क्या हो जाएगी, इससे 11 किलोमीटर अधिक, तो 33 प्लस 11 कितना होता है, 44। लिख देंगे एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, गाड़ी की औसत चाल, औसत चाल, यहाँ पर भी बच्चों औसत चाल कर लीजिएगा, औसत चाल बराबर 33 प्लस 11 अर्थात 44 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से हल कर लेंगे हम प्रश्न संख्या 10 को। सवारी गाड़ी की चाल मान लेंगे, उससे 11 किलोमीटर अधिक x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा एक्सप्रेस गाड़ी की चाल हो जाएगी। फिर दोनों का समय निकाल लेंगे, समयों का अंतर हमें 1 घंटा दे रखा है, उसमें रखेंगे कंडीशन में, तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। इसको हल कर लेंगे हम गुणनखंड विधि से। x के दो मान, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। ऋणात्मक वाला क्या है, संभव नहीं है, क्योंकि ये क्या है, सवारी गाड़ी की चाल है। सवारी गाड़ी की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, किसी भी गाड़ी की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती बच्चों, इसलिए x का मान 33। तो सवारी गाड़ी की औसत चाल आ गई 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल आ गई 33 प्लस 11 अर्थात 44 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 11। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग हमें दिया गया है 468 मीटर स्क्वायर। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग है 468 मीटर स्क्वायर। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र में समझिए बच्चों, हमारे पास हैं दो वर्ग इस तरीके से, एक है छोटा वर्ग और एक है बड़ा वर्ग। इन दोनों का परिमाप वर्ग 1 और वर्ग 2, इनके क्षेत्रफलों का योग तो है 468 मीटर स्क्वायर, और परिमापों का अंतर है 24 मीटर। तो हम मान लेंगे हल में बच्चों, माना वर्गों की भुजाएं x तथा y मीटर में, किस में माना है बच्चों, मीटर में।
x तथा y है। छोटे वाले की y मान लेता हूँ और बड़े वाले की भुजा क्या मान लेता हूँ x। ठीक है, ठीक है, ये भी लिख देते हैं जहाँ जो x है बड़ा है y से। ठीक है, इस प्रकार से हमने माना है वर्गों की भुजाएं, एक की x और दूसरे की y। अब प्रश्नानुसार देखिए, दोनों के क्षेत्रफलों का योग, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है 468 मीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। समीकरण संख्या 1। क्यों? क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बच्चों सभी को पता है हमें, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा वाई स्क्वायर। दोनों का योग दिया गया है 468, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। समीकरण संख्या 1। तथा देखिए, तथा क्योंकि दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर बराबर है 24, इसलिए बड़े वर्ग के परिमाप, बड़ा वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुणा एक्स माइनस 4 गुणा वाई बराबर 24। 4 उभयनिष्ठ ले लेंगे तो x माइनस वाई बराबर बच जाएगा 6। यहाँ से x का मान आ जाएगा 6 प्लस वाई। समीकरण संख्या 2। वर्ग का परिमाप क्या होता है बच्चों 4 गुणा भुजा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्योंकि वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा, वहाँ से मैंने लिखा 4 गुणा एक्स माइनस 4 गुणा वाई बराबर 24। 4 उभयनिष्ठ लेके भाग लगा दिया तो x माइनस वाई बराबर आ गया 6 और x का मान आ गया 6 प्लस वाई। हम लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। एक्स की जगह एक्स का मान रख देंगे, कितना है 6 प्लस वाई, ये हो जाएगा 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 बराबर कितना बच्चों 468। एक्स की जगह मैंने एक्स का मान रख दिया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख गया, ओपन कर लेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 2ab हो जाएगा 12y और बी स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर, और ये प्लस में वाई स्क्वायर पहले से हैं बराबर कितना 468। ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y बराबर 468 माइनस 36। 468 में से 36 घटा लीजिए, ये हमारे पास आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y बराबर, देखिए 468 में से 36 घटाएंगे, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3 और इधर बच जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 432। 2 उभयनिष्ठ लेके भाग लगा दीजिए तो आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर 2 का भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 216, और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 0। द्विघात समीकरण है y के पदों में। यहाँ पर देखिए y के पदों में एक द्विघात समीकरण आपको मिल गई है। गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल कर लीजिए। देखिए कौन सी विधि अप्लाई कर रहा हूँ, गुणनखंड विधि। 3 विधियां हैं हमारे पास, किसी भी विधि से हम हल कर सकते हैं, चाहे तो गुणनखंड विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से, या श्रीधर आचार्य विधि, या द्विघाती सूत्र विधि, किसी से भी आप हल कर सकते हैं बच्चों। a गुणा c कीजिए, माइनस का
216 आ जाएगा। 216 के ऐसे दो गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं जिनको घटाने पे क्या आए, 6 आए। तो देखिए 1 गुणा 216, फिर इसको 2 से गुणा कर दीजिए, इसको आधा कर दीजिए, 2 एकम 2, 0 8 108। इसको 2 से गुणा कर देंगे तो 4 गुणा कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा क्या। इसका डबल कर दीजिए, 8 गुणा कितना हो गया, 27। इसको 3 से गुणा कर दीजिए, इसको 3 से भाग लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 24 गुणा 9। आया कहीं पर किसी को घटाने पर 6 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो इसको 2 से भाग लगाइए, ये 12 हो जाएगा। इसको 2 से गुणा कर दीजिए, 18। 12 गुणा 18 क्या हो जाएगा, हमारा अभिष्ट गुणनखंड हो जाएगा। घटा लीजिए, 6 आ जाएगा। और गुणनखंड किसके हैं, 216 के तो हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लिख देंगे वाई स्क्वायर, 6y की जगह हम लिख देंगे 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। प्रथम दो में से y उभयनिष्ठ आ गया, y प्लस 18 बन जाएगा। अंतिम दो में से माइनस का 12 उभयनिष्ठ आ गया, y प्लस 18 बन जाएगा बराबर 0। ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस 18 गुणा y माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से y के दो मान हमें मिल जाएंगे। अतः y बराबर 12 या माइनस 18। y क्या था बच्चों, वर्ग की भुजा थी, नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए y का मान 12 ले लेंगे। तो लिखेंगे क्योंकि y वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा है, अतः y का मान माइनस 18 नहीं हो सकता। इसलिए y बराबर कितना, 12। y बराबर कितना बच्चों, 12। और देखिए x का मान क्या हो जाएगा, 6 प्लस y तथा x बराबर 6 प्लस y, x बराबर 18। ये कैसे किया, क्योंकि मुझे पता है x का मान है 6 प्लस y। ठीक है, तो यहाँ से मैंने x का मान भी निकाल लिया। x और y के मान आ गए तो लिख देंगे अतः अभिष्ट भुजाएं, अभिष्ट वर्गों की भुजाएं, वर्गों की भुजाएं जो हमें ज्ञात करनी थी वो क्या हैं, 12 मीटर व 18 मीटर, 12 मीटर व 18 मीटर। इस तरीके से हल करेंगे बच्चों प्रश्न संख्या 11 को। वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दे रखा है तो वर्गों की भुजाएं मान लीजिए। वर्गों का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 468। फिर आप देखा है परिमापों का अंतर, 4 गुणा भुजा परिमाप होता है तो 4x माइनस 4y बराबर 24। यहाँ से x का मान निकाल कर समीकरण 1 में रख देंगे तो एक द्विघात समीकरण मिलेगी y के पदों में, जिसको हल करके हम y के मान निकाल लेंगे। y का मान ऋणात्मक नहीं ग्रहण कर सकते क्योंकि y हमने एक वर्ग की भुजा मानी है। y बराबर हो गया 12 और y के मान की सहायता से हम x का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा 18। अतः अभिष्ट वर्गों की भुजाएं हो जाएगी 12 मीटर और 18 मीटर। उम्मीद करता हूं प्रश्नावली 4.3 के सारे सवाल अब आपको आते हैं। पुनः सारी प्रश्नावली एक साथ आप हल करेंगे बच्चों। खुश रहिए, पढ़ते रहिए बच्चों। धन्यवाद।